हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपको अवगत हो गया होगा कि आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट आ गई है। एग्ज़ाम की तारीख आ गई हैं, तो अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया है और जो पढ़ रहे थे उनको तो प्रॉफिट मिलेगा ही उस चीज़ का। तो 3 तारीख से सेकंड सेमेस्टर के हैं और फोर्थ सेमेस्टर 7 तारीख से है ना। तो 10 ही दिन बचे हैं अगर देखा जाए सही सही तो, क्योंकि 2-3 दिन तो इधर उधर चले जाते हैं। एडमिट कार्ड लेने कॉलेज जाना होगा और फिर सेंटर कहाँ जाता है वो सब चीज़ें अरेंज करने में 1-2 दिन लग जाता है। तो आपके पास मैक्सिमम 10 दिन ही बचे हुए हैं, जिसको लेकर के आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। और फोर्थ सेमेस्टर में तो 8 सब्जेक्ट हैं और सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं। तो इनको देखते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 10 दिन में जो आप पढ़ेंगे वो बहुत ही बेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है और अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो जो 10 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप पेपर को अच्छे से लिख ले जाएंगे। चलिए, समय को ना गवाते हुए हम अपना आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी मैंने पहले कराए हुए हैं, तो आज अति लघु उत्तरीय कराते हैं, क्योंकि 5 ही नंबर के आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उतने तो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने में भी कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो उत्तर हो जाएगा, स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं, जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन स्वर की सहायता के साथ बोले जाते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं। हम इस शब्द से ही पहचान पाएंगे आदर्श वाचन। आदर्श मतलब जो उचित हो, और वाचन मतलब बोलना। तो मतलब शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आप शब्दों को पकड़िए, शब्दों को पकड़ते हुए आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी है, बहुत बना भी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको अगर उन शब्दों का अर्थ समझते हैं तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और इतना कठिन नहीं आता है हिंदी में। कुछ चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, वो तो उतना पढ़ ही लेंगे। कुछ चीजें जो हैं, जो हम पहले से पढ़ के आए हुए हैं, वही सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आदर्श वचन क्या होता है, उचित बोलना। मतलब जो हम बोलते हैं वो उचित सुर के साथ, लय के साथ, गति और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए बोले। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति एवं निस्सिम्मी निरसिम्मी निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो क्या होगा, अनुरक्ति का होगा विरंती और निस्सीम का हो जाएगा असीम। फिर अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। आप जितने भी चिन्ह होंगे, विराम चिन्ह, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बारी प्रश्न आता है कि 4 विराम चिन्हों को बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। मतलब आप कम से कम 5-6 विराम चिन्ह उनके उदाहरण सहित और चिन्ह और उनके नाम के साथ आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आता ही आता है प्रश्न। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था कि विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है, मतलब कहाँ प्रयोग करते हैं। तो विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा, मतलब जब कोई चीज अचानक से देख लेते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा पीड़ा हो, दुख हो या घृणा हो किसी से, उन बातों में, उन शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, द्रुत पाठ का अर्थ क्या है। तो शीघ्रता से पढ़ना। द्रुत का मतलब होता है शीघ्रता से पढ़ना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अंश और अश शब्द का अर्थ बताइए। प्रश्न आता है तो अंश का हो जाएगा भाग और अंश का हो जाएगा कंधा। फिर अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। पढ़ा होगा कई बार और आपको पता भी होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि हमने जो पहले पढ़ा रखा होता है, हम कई सालों से पढ़ते नहीं तो हम भूल जाते हैं चीजों को। इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करना होता है, और अगर आप इसको बार बार 3-4 बार पढ़ेंगे तो आप उतना ही समझ ले जाएंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज और कहूंगी, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो। स्वर क्या होता है, जिसका वर्ण उच्चारण अपने आप हो। मतलब मैंने अभी बताया, स्वर क्या होता है, जो किसी अक्षर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, दूसरे वर्णों की सहायता उसमें ना पड़े।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। उत्थान का पतन होता है और मूक का वाचाल होता है। देख रहे होंगे 2015 और 16 में प्रश्न ये आए हुए हैं। फिर आया है आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो बाद में लगता है। ठीक है, तो अजन्म, आगमन, आकाश। फिर अगला प्रश्न है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहते हैं कि राम वहां जा रहा है, तो राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। और वहीं हम राम की जगह पर कह देंगे कि वह वहां जा रहा है, तो वह जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूं कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आप 5-6 बार इसको पढ़ ही लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे आपने शिक्षा में पढ़ा होगा, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है, और निरौपचारिक, 3 प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पर पत्र पूछा गया है तो औपचारिक और अनौपचारिक। आप डेफिनेशन वही लिख सकते हैं जो आपने शिक्षा में लिखी है, बस आप हिंदी के आधार पर इसको लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है खाली आप शब्दों को थोड़ा इधर उधर कर देंगे, बाकी आप वही चीजें लिखेंगे। औपचारिक मतलब औपचारिक मतलब जिसका समय, ठीक है, मतलब एक जैसे कार्यालय में लिखा जाता है, विद्यालय में लिखा जाता है, व्यवसायिक कार्यों में लिखा जाता है, जिसमें हम आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ भी उठा के नहीं लिख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं सेवा में श्रीमान, महोदय, सविनय निवेदन है, इस तरीके से। और अनौपचारिक में डायरेक्ट, मतलब अनौपचारिक में क्या होता है? जैसे हम अपने दोस्त को पत्र लिखते हैं, अपने फ्रेंडों को लिखते हैं, या अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, वो हमारे अनौपचारिक हो जाएंगे। मतलब किसी संस्था से जुड़ा ना होना, उसे हम अनौपचारिक कहते हैं। और जो संस्था जुड़ा होता है हम उसे औपचारिक कहते हैं। और इनके भी प्रकार पूछ लेता है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं। तो औपचारिक में आप लिख सकते हैं व्यापारिक पत्र हो जाएगा आपका, और प्रार्थना पत्र हो जाएगा आपका, व्यवसायिक पत्र हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे। और अनौपचारिक में आप जैसे उसमें लिख सकते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, अपने दोस्तों को पत्र लिखना। मतलब कोई इसमें डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं कि जो संस्था से जुड़े नहीं होते हैं पत्र, जो अपने दोस्तों या सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अभी पहले मैंने कराया उपसर्ग, और ये फिर आ गया तो प्रतिकूल और प्रतिछाया। मतलब हमेशा याद रखिए कि उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। इतना याद रखेंगे तो आप आसानी से शब्द बना ले जाएंगे। फिर कारक शब्द, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कारक, मुंह से बोलिएगा कारक। तो अक आ रहा है तो अक शब्द लगा, क्योंकि प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय बाद में लगता है। फिर ईशा ने पत्र पढ़ा, तो ये वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? वैसे तो ये कह सकते हैं कि लकार जो होता है संस्कृत में आता है, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है तो आपको बताना पड़ेगा, तो लट लकार और भूतकाल है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, बालक तेज दौड़ता है। वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग कीजिए। क्रिया विशेषण क्या होता है आप समझ लीजिए कि क्रिया की जो विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बालक तेज दौड़ता है, तो दौड़ना उसकी क्रिया है और तेज क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो विशेष है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? विशेष्य का। मतलब कह दौड़ता है, तेज दौड़ता है। फिर वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। वर्णन मतलब किसी चीज को आप मतलब व्याख्यान करके बताएं, तो कथन हो जाएगा, और व्याख्यान या आख्यान भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर सर्वनाम के 2 उदाहरण दीजिए। अभी मैंने बताया कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, मैं, तुम, वह, उन्होंने, तुमको, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, फिर आ जाएगा प्रा उपसर्ग से बनने वाले। अभी मतलब इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको आप बार बार बस सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि उपसर्ग शब्दों से पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। फिर आ गया प्रत्यय, जो शब्दांश के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे लौकिक में एक लग गया और मितता में ता लग गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, कृदंत और तद्धित। कृदंत मतलब क्रिया हो जाएगी, ठीक है,
और वो संज्ञा या सर्वनाम हो जाएंगे तद्धित। ठीक है, मतलब शब्दों को पहचानने के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो कृदंत मतलब क्रिया हो जाएगी, और वो तद्धित जो हो जाएंगे प्रत्यय कौन 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 से होते हैं, जो कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक है, फिर काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, आपको इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, फिर अनुकरण वाचन क्या होता है। अनुकरण वाचन क्या होता है, अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं। अनुकरण मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं इस समय, तो आप उस चीज को क्या करेंगे, सुनकर आप उसको बोलेंगे, तो उसे अनुकरण कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम अनुकरण कहते हैं। और मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता। मतलब मौन का क्या कहते हैं, जैसे मैं भी पढ़ा रही हूं तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे या आप अभी सुन रहे होंगे तो आप बोल नहीं रहे होंगे, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, मौन वाचन मतलब अपने मन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज यहीं पे इस क्लास को खत्म करती हूँ क्योंकि लंबा जा रहा है बहुत वीडियो, तो मैं इसके आगे का कल पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। फिर आपसे अनुरोध करूंगी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगी, और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं बचा है। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि पेपर जल्दी से हो जाए, फिर आपका बहुत लेट हो रहा है, ये 3rd सेमेस्टर भी जल्दी से आ जाए 3-4 महीने में, तो जिससे आपका जो इधर टाइम वेस्ट हुआ है वो कवर हो जाए। ठीक है, जिससे क्योंकि वैकेंसी के आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, तो आपको टाइम मिल जाए और आप अच्छे से अपनी आगे की पढ़ाई सीटेट और टेट में भी लगा सकें। चलिए, तो यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ और अपने पढ़ाई को आप अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।